Hello everyone, welcome in Agni Maths एग्जाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th मैथ्स में। प्री बोर्ड एग्ज़ाम इस समय आपके स्टार्ट हो चुके हैं और प्री बोर्ड एग्ज़ाम के संबंध में मैंने यहाँ पर कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की है, जिसको आप देखने और समझने का प्रयास करें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहला हम दिया हुआ है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले आपको बता चुके हैं। इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना है, केवल समझना है। हमको क्या समझना है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, तो सम का मतलब होता है जहां पर दो हो। तो दो अगर आप देखें तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें दो है और यहाँ पर दो q+1 है, तो इसको हमें नहीं लेना है, हमें सम पूर्णांक में इसको लेना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है सी नंबर सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आ जाता है 2q। तो इसका आंसर हो जाएगा 2q। ये आंसर सिर्फ लिखना है आपको और OMR में बड़े ही आराम से आप इनको भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। द्विघात समीकरण x² - 4 = 0 का मूल है। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। जो इक्वेशन दी गई हमको x² - 4 = 0, अगर इस 4 को हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x² = 4 और यहां से इसको हम लिख सकते हैं कि x बराबर √4। अब आपको ये मालूम होगा कि अंडर से बाहर यदि कोई वैल्यू जाती है तो ये x बराबर हो जाएगा हमारा +-2, क्योंकि जो 4 है ये 2 का वर्ग होता है, तो इसका माना जाता है +-2। तो ये विकल्प इसका आ जाता है आपका सही नंबर सी। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी है। तो यहाँ पर y अक्ष से दूरी को आप समझने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर एक हम डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पर एक ही देखिए डायग्राम हम नॉर्मल बनाते हैं। यहाँ से ये मैंने ले लिया। अब ये होता है x, ये है x' और ये होता है ऊपर y और ये होता है y'। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो y x की स्थिति ऋणात्मक है। कितनी ऋणात्मक है? 1, 2 और ये हो गया 3। और y की स्थिति कैसी है? यहाँ पर देखें धनात्मक, तो ऊपर है 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। अब इन दोनों के सामने अगर पॉइंट आएगा तो आपका ये पॉइंट आएगा जाके ये, और ये पॉइंट आपका हो जाता है -3,5। लेकिन हमको ये बहुविकल्पी सवाल है, कह रहा है कि y अक्ष से दूरी। तो y अक्ष आपका ये है, यहां से गिने आप तो 1, 2, 3 खाने हैं, लेकिन दूरी हमेशा कैसी होती है? धनात्मक। तो यहाँ पर y अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर है ये, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ऋण 3, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ये अच्छा सवाल है, समझने वाला है। अगर +3 होता तो आंसर इसका सही होता, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या दिया हुआ है? समीकरण दिया गया है कि मूलों का योग होगा। तो इसका एक सूत्र होता है। इसका सूत्र ये होता है कि अगर ये x² के गुणांक को हम कहते हैं a, तो a बराबर हो गया 5 और x के गुणांक को कहते हैं b बराबर -3 और अगले पद को कहते हैं c बराबर 2। और मूलों के योग का सूत्र होता है हमारा मूलों का योग। इसका सूत्र होता है हमारा -b/a। इसमें अगर रख देंगे आप माइनस, b का मान हमारा कितना है? -3 और बटे a का मान कितना है हमारा? a का मान है 5। ये देखिए आप, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और इसका मान आ गया 3/5। तो ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है ए नंबर पे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखें अगर आप, तो 5वें नंबर को देखेंगे। अच्छा सवाल है। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो 1 से 9 तक की संख्याओं का माध्य का सूत्र अगर आपने पढ़ा है तो देख लें इसको। ये होता है माध्य बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। ये सूत्र हमको लगाना है।
तो पद 1 से 9 तक, 1 को भी लेना है 9 को भी लेना, ले लेते हैं हम। 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 और बटा, यहाँ पर देखेंगे तो 9 ही संख्याएं हैं, तो बटे 9 हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर इनको जोड़ें तो 9 8 17, 17 और 3 20, 4 24 और 6 30, 5 35, 35 और 4 39 और 1 40 और 3 2 5 हो गया 45, और 45 पे 9 का भाग देंगे तो 9 पना 45, तो इसका आंसर आ जाता है 5, जो है ऑप्शन बी पर। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, और अच्छा सवाल दिया हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है हमको के, आपको बताना है कैसे हैं, अद्वितीय हल है, 2 हल है, अपरिमित अनंत हल है, या कोई हल नहीं है। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, ए बी सी यहां पर होता है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। इसको अगर इधर लाएंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 6x और -7y और -1 बराबर 0। अब इसके अगर आप देखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। तो यहां से हमको क्या मिल गया, a1 बराबर 6, b1 बराबर -7 और c1 बराबर -1। इसी तरीके से दूसरा जो समीकरण दिया गया इस पे क्या हम लिख सकते हैं, देखिए 3x -4y, और इसको इधर ले आएंगे तो -5 बराबर 0 हो जाएगा ना। अब इसको लिख सकते हैं, a1 ले चुके तो अब a2 ले लेंगे, a2x और प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। तो a2 हमको क्या मिल गया, यहाँ से a2 बराबर 3 और b2 बराबर -4 और c2 बराबर -5। हमने सारी वैल्यूज लिख ली। अब इनका प्रतिबंध अगर आप देख लेते हैं तो a1 बटा a2 हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 बटा 3, ठीक है, कामा लगा देते हैं। b1 बटा b2 निकालते हैं -7 बटा -4, और लिख लेते हैं c1 बटा c2, तो ये क्या आता है -1 बटा -5। तो यहाँ से हम इसको काट देते हैं, यहाँ से इसको काट देते हैं, और 3 दूना 6। देखें तो सभी के मान अलग अलग हैं, तो ये पहली स्थिति जब मैच नहीं करती है तो ये कंडीशन हो जाती है आपकी a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, और ये स्थिति होती है अद्वितीय हल की। किसकी होती है, अद्वितीय हल। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा हो जाता है, नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में को देखते हैं। एक अच्छा सवाल है आपके पास, दिया हुआ है कि यदि tan a बराबर √2 तो cot a का मान होगा। देखिए मैंने इसके सूत्र आपको लिखा रखे हैं कि cot a बराबर होता है 1 बटा tan a, ठीक है। अब इसको आप रख दें 1 बटा tan a का मान कितना दिया गया, √2, तो बिल्कुल सिंपली, और 1 बटे √2 देखें तो आपका आंसर मिल रहा है डी पर, तो इसका आंसर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 8वें को। देखिए अच्छा सवाल है, दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर इतना, AC बराबर इतना और BC बराबर इतना है तो कोण B है। B की माप है, माप हमको ज्ञात करनी। तो हम इन स्थितियों में जब 3 भुजाएं दी हों तो सबसे पहले हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ी इसमें अगर आप देखें तो कौन सी है, AC का मान है 12। कितनी है, यहाँ पर लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर, आधार में किसी को ले सकते हैं यहाँ पर 6, AC की जगह AB का स्क्वायर, और प्लस लंब में ले सकते हैं आप किसको, BC का स्क्वायर। अब AC सबसे बड़ी है तो 12 का स्क्वायर, AB में हम ले लेते हैं 6√3 का स्क्वायर, और BC में हम ले लेते हैं 6 का स्क्वायर। अब यहाँ से 12 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 144, और 6 का वर्ग होता है 36, और √3 का हो जाएगा 3, और प्लस 6 का हो जाएगा 36। इधर देख लेते हैं इसको, 144 बराबर ये हो जाएगा 3 तिछाक 18 का 8, बचा 1, 3 त्रिका 9, 1 10, और प्लस 36।
अगर 144 और बराबर इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14 का 4 बचा, 1 3 1 4 और 1 4, 144 बराबर 144 आ गया। तो आपका ये निकल आया समकोण। कितना निकल आया? समकोण। तो विकल्प इसका बी सही हो गया, 90 अंश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं दी गई हैं, 9:4 के अनुपात में इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसका सूत्र हम पढ़ चुके हैं कि इन त्रिभुजों के संगत दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो अब कर देते हैं हम यहाँ पर संगत भुजाएं अगर देखें तो कितनी दी गई? 9:4। तो इनका वर्ग कर देते हैं, 9 का वर्ग बटा 4 का वर्ग। तो 9 का वर्ग होता है हमारा 81 और इसका वर्ग होता है 4 का 16। तो इसका अनुपात आ गया 81:16। तो इसका ऑप्शन आपको मिलता है नंबर सी पर। तो इसका विकल्प हो गया सी। आगे बढ़ते हैं, अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि यदि cos स्क्वायर थीटा इतना है तो sin स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो इसको भी इस फार्मूले मैंने लिखवाए हैं, प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर हमें cos स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ है, हम रख देंगे यहाँ पर। sin स्क्वायर थीटा जैसा है वैसा ही रखेंगे और इसकी जगह पर 1/2 बराबर 1। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर के उधर 1 है और 1/2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 से आधा घटेगा तो आपका आधा बचेगा। तो 1/2 इसका आंसर आ जाता है, जो विकल्प नंबर डी आपका सही है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11वां। दिया हुआ है के का मान है जिसके लिए समीकरण युग्म दिया, युग्म हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखिए, 3x - 4y + 7 बराबर 0 और kx + 3y - 5 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। तो हम सीधे कंडीशन लिख लेते हैं यहाँ पर, a1/a2 क्या हमको दिया है, कोई हल नहीं की स्थिति पहले लिख लेते हैं। देखिए लिख लेते हैं, या पहले वैल्यू लिख लें a1/a2। तो a1 पहले वाले को लेते हैं, x का गुणांक 3 और a2 क्या है, बाद वाला गुणांक x का, तो k है, इसको लिख लिया। फिर लिख लेते हैं b1/b2, ये y के गुणांक ले लेते हैं, कितना है -4 और यहां पर ले लेते हैं y का गुणांक क्या है 3, तो ये बटा 3 हो गया। इसी तरीके से ले लेते हैं हम c1/c2, तो ये कितना हो गया हमारा 7/-5। अब कोई हल नहीं है तो इसकी स्थिति होती है आपकी a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। तो हमें इन दोनों को बराबर लेना है, इसको और इसको। तो इसको अगर बराबर ले लें हम यहाँ से, इधर देख लें आप, तो हम ले सकते हैं 3/k बराबर -4/3। और ये जब बराबर है नहीं तो इसको लिखें हम या छोड़ दें हम। सी को लिख सकते हैं 7/-5, ये बराबर नहीं तो छोड़ देंगे। अब इसका गुणा इधर कर लेते हैं तो आ जाता है -4k और 3 त्रिका 9 और k का मान आ जाता है 9 और ये 4 जो है ये अपान में आ जाएगा। तो k का मान आ जाता है 9/-4, जो विकल्प नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12वां। दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 7 छात्रों के प्राप्तांक दिए हैं, छात्रों के प्राप्तांकों का बहुलक होगा। बिल्कुल सरल सवाल है, देखते ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुलक क्या होता है? बहुलक वह संख्या है जो जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हो। तो सबसे अधिक बार क्या आ रहा है, एक परीक्षा में 7 छात्रों के प्राप्तांक, मतलब 7 छात्रों के नंबर ये दिए हुए हैं अलग अलग सभी के। अब सबसे ज्यादा जो है कि देखें तो 3 यहाँ पर आया 2 बार और 2 आया 1 2 3 बार।
4 एक बार है, 5 एक बार, तो सबसे ज्यादा क्या आ रहा है 2, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 2, तो बहुलक जो ज्यादा बार आए तो इसका ऑप्शन हो जाता है ए नंबर, इसका आंसर 2 है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बिंदुओं इतने और इतने का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का सूत्र जो होता है, इसे x1 y1 डाल लें आप, इसको x2 y2 डाल लें, और मध्य बिंदु का सूत्र होता है, इसको मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2। लिख दें इसको, x1 शुरू वाला 6 प्लस 2 बटा 2, y1 का मान है 2 प्लस 4 बटा 2, जोड़ लेते हैं, 6 2 हो गया 8 बटा 2 कामा 4 2 6 बटा 2, काट देते हैं, 2 चाकू 8 और 2 तिहाई 6, तो इसका ऑप्शन आ गया 4 कामा 3, तो 4 कामा 3 मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर ई। तो इस सूत्र सिंपली आपको समझना है केवल। उसके बाद 14वां नंबर देखते हैं, काफी सरल है, 9 से रिलेटेड है। एक बिंदु P तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, बिंदु P के निर्देशांक होंगे। तो इन स्थितियों में आप अगर सीधा सिंपली समझें कि तृतीय चतुर्थांश, जो एक चतुर्थांश का हम छोटा सा क्वाड्रिलेटर बनाते हैं, यहाँ पर देखिए ये प्रथम चतुर्थांश होता है, इसमें सभी प्लस होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश जो होता है इसमें माइनस और प्लस होते हैं, ये द्वितीय है आपका। और तृतीय चतुर्थांश जो होता है उसमें दोनों माइनस के होते हैं, ये तृतीय। और जो चतुर्थ चतुर्थांश आपका होता है इसमें आपका पहले प्लस बाद में माइनस। तो ये मैंने आगे इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों माइनस है तो दोनों माइनस वाला सी नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखते ही आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे इसी क्रम में 14 क्वेश्चनों की सीरीज कंप्लीट होती है। आगे 15 से भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, कुछ क्वेश्चनों को मैंने और सॉल्व किया है। देखिए यहाँ पर 15वां क्वेश्चन देखें आप, क्या दिया हुआ है, एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2, 3 माध्य माइनस 2 माध्यिका। तो ये सूत्र है, इसको आपको याद करना होगा। तो इसको सीधे सीधे आप समझें कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, इसको आप याद कर लेंगे, सी नंबर, ये फार्मूला है, याद करना होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, 16वां सवाल देखें। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, दिया गया 0, 1, 2 और 8। तो अभाज्य संख्या आपकी होती है 2, ये आपको याद रखना होगा कि अभाज्य संख्या होती है 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वां देखें। अगर आप, दिया है 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान होगा। यहां पर सूत्र छोटा सा लगता है आपका, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब अगर आप देखें तो समांतर माध्य कितना दिया हुआ है हमको, समांतर माध्य है 5, और पदों का योग पद कितने हमारे पास दिए हैं, जोड़ लेते हैं सभी को, 3 प्लस 4 प्लस 6 और प्लस x। टोटल इनकी गिनती करें, 1 2 3 4, तो 4 नीचे रख दीजिए आप। अब इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, और बराबर हो गया। यहाँ पर ये देखेंगे तो 4 और 3 7 6 13 है, प्लस x। इधर इसको समझ लें, x को यहीं पे रखें, बराबर के उधर 20 है, 13 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 13। तो x बराबर आ जाता है 20 से 13 घटेगा तो 7। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है सी नंबर पे, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 18वां देखें, क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण का विवितकर है। तो विवितकर का सीधा सूत्र है, आप लोग याद कर लें, विवितकर का होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवितकर को d कहते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। पुनः मैं एबीसी को समझा रहा हूं, एबीसी कैसे आप जानेंगे, यहां पर एबीसी जानने के लिए एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, तो a बराबर हो गया हमारा 3, और x के गुणांक को कहते हैं b बराबर हो गया -6, और अचर पद को कहते हैं हम c, तो c बराबर हो गया 4। अब सभी को हमने निकाल लिया, तो इस सूत्र में हमें रखना है। देखिए यहाँ पर
इसको रख देते हैं तो d बराबर b का मान है -6 का स्क्वायर -4, a का मान है 3 और c का मान है 4। तो ये 6 का है। माइनस का जब भी वर्क करेंगे तो हो जाता है प्लस। तो 6 रंग 36 और माइनस 4 12 और 12 चौक 48। तो 36 से 48 घटाएंगे तो बचेगा -12। तो ये विकल्प आपका नंबर है सी सही हो जाता है। आगे बढ़िए, देखें 19 नंबर। यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। तो m का मान होगा तो यहाँ भी a b c आपको निकालने होंगे। देखिए a बराबर 3, b बराबर -12 और c बराबर m है। m जो है c बराबर है। अब मूल बराबर है तो क्या होता है देख लें जरा। मूल बराबर होने पर, मूल बराबर होने पर स्थिति होती है जो विविधकर वो शून्य होता है। जब मूल बराबर हो जाएंगे आपके तो विविधकर बराबर 0 हो जाएगा। तो विविधकर का सूत्र यही लगा देते हैं, अभी हमने पीछे लगाया है। क्या लगाया है? b² -4ac बराबर 0। ये लेना कॉन्सेप्ट हमको, ले लेते हैं यहां से। b का मान हमारा कितना है? b का मान है -12, तो -12 का वर्ग और उसके बाद है -4 और a का मान अगर आप देखें तो a का मान कितना दिया है? 3। c का मान कितना है? m, तो m लिख लें और बराबर 0 लिख लिया मैंने। अब माइनस का वर्ग प्लस होता है तो लेंगे नहीं हम। 12 का वर्ग 144 और -4 12 m, तो ये आ गया आपका। अब माइनस के 12 m है यहाँ पर और ये जो है 144 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 144, माइनस से माइनस हम काट देंगे। तो m का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं। m बराबर 144 बटा 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12 है और क्या बचेगा? 12 दूनी 24। तो m का मान आ जाता है यहाँ से 12। तो ये आपका ऑप्शन मिल जाता है डी। तो इस तरीके से देखिए, जो भी लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और जो लोग पुराने हैं वो लोग इसको लाइक और शेयर अवश्य करें भाई। आगे देखिए 20वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है। अब संगत चाप की लंबाई के लिए आपने देखिए पढ़ा है थीटा बटे 180 नहीं, थीटा बटे 180 नहीं, थीटा बटे 360 इंटू 2πr। 2πr क्या जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि 2πr होती है, उसी को चाप समझिए आप। और थीटा बटे 360 लेना होता है सूत्र में। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा सी। ये सूत्र है, आपको याद करना होगा। वृत्त में त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई थीटा बटे 360 इंटू 2πr। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21वां दिया हुआ है cos थीटा बराबर sin थीटा। यदि थीटा जो है वो बड़ा है या बराबर है 0 के और छोटा है 90 से, तो थीटा वह है जो या तो 0 से बड़ा है या बराबर है और 90 से छोटा, मतलब 0 और 90 के बीच में है। अब ये मान सारे 0 और 90 के बीच में है, तो इसमें आंसर कौन सा होगा? तो ऐसा आंसर देखना है जो दोनों में आपका दोनों में बराबर हो। तो अगर आप देखें तो 0 अगर आप इसी से ले लें तो cos 0 का मान होता है 1 और sin 0 का मान होता है 0, तो बराबर नहीं है। या इस तरीके से दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए ले सकते हैं। cos थीटा बराबर sin थीटा दिया हुआ है हमको, हम दोनों में cos थीटा से भाग दे देते हैं। अगर अपनी तरफ से यहाँ भी cos थीटा से भाग दे दिया मैंने और यहाँ भी cos थीटा से मैंने भाग दे दिया, तो ये इससे कट जाएगा। और साइन बटे cos को क्या कहते हैं हम? tan, तो आ जाएगा tan थीटा बराबर 1 और tan थीटा एक मान होता है tan 45 अंश का। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन आ जाता है थीटा बराबर 45 अंश। तो इसका ऑप्शन हो जाता है सी नंबर। तो इस तरीके से देखिए, मैंने प्री बोर्ड परीक्षा के संबंध में आप लोगों को 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करके समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है मैं कल सुबह तक एक वीडियो और अपलोड कर दूं और इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो निश्चित रूप से आपके अच्छे अंक आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।